नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 है। इसमें भोजन के अवयव के बारे में पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो भोजन के अवयव में फर्स्ट पॉइंट है भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण एवं सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं, उन्हें भोजन के अवयव कहते हैं। अब भोजन के अवयव कौन कौन से हैं इनके बारे में देखेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे। ये सभी भोजन के अवयव है। अगर शरीर में इन किसी भी अवयव की कमी हो जाए तो वृद्धि, विकास, निर्माण इनमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब जिस भोजन में ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे ये सभी पूरी संतुलित मात्रा में उपस्थित हो तो इन्हें संतुलित भोजन भी बोला जाता है। कार्य के आधार पर भोजन के अवयव, यानी कि कार्य के आधार पर भोजन के अवयव कितने टाइप से कार्य करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन के अवयव, यानी कि शरीर का निर्माण करने के लिए जो भोजन के अवयव है वो महत्वपूर्ण है। वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रोटीन, खनिज लवण, जल। यानी कि शरीर निर्माण के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन, खनिज लवण, जल। अगला है शरीर की वृद्धि, विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अगला है सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव, विटामिन, खनिज लवण, जल, प्रोटीन। अब सबसे पहले भोजन के अवयव के बारे में तो पढ़ लिया है। तो अब भोजन के अवयव कितने टाइप के हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। तो अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी भोजन के अवयव थे उनके बारे में हम कंप्लीटली अध्ययन करेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। इसमें पहला पॉइंट है सजीवों की ऊर्जा एवं बल देने के लिए मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि सजीवों को ऊर्जा प्रदान करने वाला और बल देने वाला ये सब मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तत्वों से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट शरीर के अंदर किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से और ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। अगला पॉइंट है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 130 से 150 ग्राम होती है। यानी कि 130 से 150 ग्राम होती है। ये 10 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। पहला है स्टार्च युक्त, सेकंड है शर्करा युक्त। तो स्टार्च युक्त कौन कौन से हैं? तो स्टार्च युक्त है रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी, केला। और शर्करा युक्त है गुड़, चीनी, खजूर, मुनक्का। इसमें मोनोसेकेराइड शर्करा है शहद, यानी कि शहद मक्खियों के द्वारा बनाया जाता है वो शहद, मीठे फल, ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अगला है डाइसेकेराइड शर्करा। ये गन्ने, चकुंदर इनमें पाया जाता है। फ्रेक्टोज है ये पके हुए फलों में पाया जाता है। माल्टोज ये अंकुरित अनाज में, जैसे कि हम
चने को और मूंग के दानों को भिगो देते हैं और फिर ये अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार से हर टाइप के अनाज को हम भिगोकर उनको अंकुरित करते हैं तो उनमें माल्टोज विकसित हो जाता है। अगला है लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के कार्य, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं इसके बारे में। तो पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट कार्य है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। अगला है कार्बोहाइड्रेट शरीर में ताप पर नियंत्रण रखता है, यानी कि शरीर में टेम्परेचर को संतुलित बनाकर रखता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्रत्येक अंग ऊतक एवं कोशिका की कार्य क्षमता को बनाए रखता है, यानी कि जो भी कार्य अंगों के द्वारा किया जाता है, ऊतक होते हैं और कोशिकाओं की जो क्रिया होती है, कार्य क्षमता मतलब जो कोशिकाएं क्रियाएं करती है, उन पर सब पर नियंत्रण कार्बोहाइड्रेट रखता है। अगला नोट लगा के लिखा हुआ है, यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो शरीर की कार्य क्षमता में भी कमी हो जाएगी। यानी कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो शरीर की कार्य क्षमता भी कम हो जाएगी, यानी कि कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे कि मनुष्य आलस आ जाता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, इस प्रकार से। अगला है प्रोटीन। इसमें पहला पॉइंट है कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं व कोशिका की विकास एवं मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक होते हैं। यानी कि जो भी कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है और कोशिकाओं का विकास और जिस भी कोशिका की टूट फूट यानी मरम्मत के लिए, यानी कि एक कोशिका से नई कोशिका बनने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है प्रोटीन। अगला पॉइंट है प्रोटीन के द्वारा शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होता है, यानी कि प्रोटीन के द्वारा शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से बने एमिनो अम्लों के अणुओं से बनते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट तो बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और प्रोटीन बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से बने एमिनो अम्लों के अणुओं से बनते हैं। ठीक है। अगला है प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत दो टाइप से होते हैं, यानी कि जंतुओं के द्वारा और पादपों के द्वारा। तो इसमें कंबाइंड रूप में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है दालें, दूध, मांस, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां, मटर आदि। अगला है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा में 1 ग्राम प्रोटीन होती है। अगला पॉइंट है प्रोटीन का पाचन आमाशय व छोटी आंत में होता है। अगला है प्रोटीन के कार्य। पहला है ये शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है ये कोशिका विभाजन में भी सहायक होती है। अगला पॉइंट है ये जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइमों के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं। अगला कार्य है शरीर में वसा व कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। अगला पॉइंट है प्रोटीन मानसिक शक्ति प्रदान करता है। अगला अवयव है वसा। इसमें पहला पॉइंट है कोशिकाओं में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक वसा होता है,
यानी कि जो कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिक के रूप में जो अवयव पाया जाता है वो वसा होता है। अगला पॉइंट है ये जल में अविलेय होता है, यानी कि ये जल में घुलता नहीं है। जैसे कि किसी बर्तन में जल डाल के ऊपर वसा डाला जाता है तो ये ऊपर इस वसा की अलग परत बन जाती है, यानी कि ये जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला पॉइंट है वसा ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। अगला पॉइंट है वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट है ये शरीर की ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं, यानी कि शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान वसा के द्वारा होता है, जिसके कारण इसे शरीर की ऊर्जा का केंद्र भी कहते हैं। वसा के प्रकार एवं स्रोत, पहला है वनस्पतियों से प्राप्त वसा, दूसरा है जंतुओं से प्राप्त वसा। तो सबसे पहले देखेंगे वनस्पतियों से प्राप्त वसा। सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू, अखरोट। अगला है जंतुओं से प्राप्त वसा। दूध, अंडा, मांस, मक्खन। अब अगला पॉइंट है वसा के कार्य। इसमें पहला पॉइंट है ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि वसा के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। अगला पॉइंट है शरीर की त्वचा के नीचे संग्रहित होकर शरीर को सुडौल बनाती है, यानी कि ये जो वसा शरीर में ज़्यादा वसा हो जाती है तो ये शरीर की जो त्वचा है इसके नीचे ये परत बना लेता है और शरीर इसे मोटा दिखाई देने लग जाता है। अगला पॉइंट है वसा शरीर के आंतरिक अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करती है तथा हमारी मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। नोट लगा के लिखा हुआ है ऊंट की कुबड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित रहता है, यानी कि ऊंट की जो ऊपर की साइड में वो कुबड़ होती है उसमें अधिक मात्रा में वसा रहता है, जिसके कारण ही ऊंट कई दिनों तक प्यासा बिना पानी पिए रह सकता है। अगला है तथा जंक फूड में वसा की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जंक फूड, नूडल्स वगैरह इनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण शरीर में मोटापा होने लग जाता है। और शरीर में जितना ज़्यादा मोटापा होगा तो उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लग जाती है, जैसे हृदयाघात। भोजन के अवयव में अगला प्रकार है विटामिन। इसमें पहला पॉइंट है अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिसकी थोड़ी मात्रा ही शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए लाभदायक होती है, विटामिन कहलाते हैं। यानी कि इसकी थोड़ी सी शरीर के लिए इसकी थोड़ी सी मात्रा ही आवश्यक होती है। इसका अगला पॉइंट है विटामिन के कार्य। इसमें पहला है शरीर की नियमित वृद्धि के लिए, यानी कि विटामिन की कमी होती है तो शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है। तो विटामिन शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति भी शरीर के लिए अनिवार्य होती है। अगला है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, यानी कि कमी होगी तो बीमारियां होगी। अगला है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए, यानी कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है तो शरीर में विटामिन की कमी होगी तो बीमारियां फैलेगी। अगर शरीर में विटामिन की कमी नहीं है तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण बीमारियां कम होने की संभावना रहती है। अगला है भूख सामान्य रखने के लिए। अगला है पाचन क्रिया सुचारू रखने के लिए। प्रमुख विटामिन के नाम है और प्राप्ति के स्रोत, यानी कि कौन सा विटामिन किस चीज के द्वारा प्राप्त होता है, इनके बारे में।
पहला है विटामिन ए। विटामिन ए किससे प्राप्त होता है? दूध, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता। यानी कि विटामिन ए दूध, हरी सब्जियां, गाजर और पपीता से प्राप्त होता है। और विटामिन बी ये दूध, दाल, अंडा, सोयाबीन और फल से मिलता है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी ये प्राप्त होता है नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद से। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी प्राप्त होता है दूध, शहद, अंडा, मक्खन, सूर्य की किरण से। और विटामिन ई ये होता है दूध, हरी सब्जियां, मक्खन, आटे का चौकोर, यानी कि आटे के ऊपर जो छानस निकलता है ना, उस प्रकार से वो होता है। विटामिन के हरी सब्जियां, जीरा, सोयाबीन, टमाटर। भोजन के अवयव में अगला टाइप है खनिज लवण। इसमें पहला पॉइंट है हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की संख्या 24 होती है। अगला पॉइंट है हमारे शरीर के लिए उपयोगी खनिज लवण, यानी कि हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक महत्वपूर्ण होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम आदि। अगला है खनिज लवण प्राप्ति के स्रोत, यानी कि खनिज लवण किससे प्राप्त किया जाता है? तो दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, ताजे फल आदि से प्राप्त होते हैं। खनिज लवण के कार्य, पहला है शरीर निर्माण में, दूसरा है शरीर नियंत्रक में, अगला है विभिन्न हार्मोन्स एवं जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक होते हैं। इसमें अगला है जल। हमारे शरीर में जल 70% भाग में पाया जाता है। अगला पॉइंट है शरीर में जल विलायक के रूप में कार्य करता है, यानी कि शरीर में जल किस रूप में कार्य करता है? एक विलायक के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट है जल के द्वारा शरीर में तापमान नियंत्रित रहता है तथा कई बीमारियों से रक्षा करता है, यानी कि जल के द्वारा हमारे शरीर के टेम्परेचर को संतुलित बनाए रखता है, यानी कि नियंत्रित रखता है। और जल हमारे शरीर के लिए दिन में 2 या 3 लीटर पीना आवश्यक होता है, यानी कि जल जितना ज़्यादा ग्रहण करेगा उस व्यक्ति के उतनी ही कम बीमारियां होगी। अगला पॉइंट है जल के द्वारा शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। नोट लगा के लिखा हुआ है यकृत में 69% जल, यानी कि यकृत में यकृत ग्रंथि है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इनके बारे में हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यकृत में 69% जल तथा मांसपेशियों में 75% जल होता है तथा तरबूज में 95% तक जल उपस्थित होता है। अगला है खाद्य रेशे। इसमें पहला पॉइंट है छिलके वाले, यानी कि छिलके वाले फल, अनाज जो भी हैं उनके अंदर खाद्य रेशे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, मूली, पालक, भिंडी, सेब, बंद गोभी, पत्ता गोभी आदि में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन रेशों को रेफेज कहते हैं, यानी कि जो सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ होता है ना, इनसे जो रेशे बनते हैं इन्हें रेफेज कहते हैं। अगला पॉइंट है खाद्य रेशों के कार्य।
यानी कि खाद्य रेशों के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। रेपेज भोज्य पदार्थ में पाचन में सहायता करते हैं। यानी कि ये रेफेज नामक जो भोज्य पदार्थ है ये पाचन में सहायक होता है, यानी कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगला है रेफेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों से चिपकता नहीं है। यानी कि जिस भोजन में रेफेज प्रेजेंट होता है उस कारण जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो आंतों पर नहीं चिपकता है। अगला है रेफेज पाचन के दौरान उत्पन्न विषैले पदार्थों एवं जल को अवशोषित कर लेते हैं।